आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड के साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2024 के एग्जाम के लिए काफी वीवीआई होने वाला है। इन क्वेश्चंस को याद करने के बाद एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा और ये ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इनमें से 162 क्वेश्चन है जो कि हम आज आपको कराने वाले हैं और ये सभी वीवीआई है, सभी ऑब्जेक्टिव है और ये वाले सिर्फ फिजिक्स के हैं। इन सभी का पीडीएफ हमने क्लास में दे दिया है सबको। जिनके पास पीडीएफ नहीं होगा वो हमसे संपर्क करेंगे, हम पीडीएफ दे देंगे। चलिए इसका आंसर हम आज मिलवा देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पे सिलेक्ट करने दीजिए। पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। इसका आंसर हो जाएगा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम बराबर क्या? एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो एम बराबर होता है वी बाई यू, वी बटे में यू, वी बटे में यू। इसका ये हो जाएगा। तीसरा है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र आपने पढ़ा है कि एक बटे में एफ बराबर वन बटे में वी प्लस वन बाई यू। तो ये वही है, बस केवल बराबर को चेंज कर दिया है, मतलब कि ये सभी इधर होते हैं लेकिन इसमें यहीं पे कर दिया था। यू वाला हो जाएगा इसका आंसर है कि एक बटे में वी या प्लस एक बटे में यू बराबर एक बटे में एफ। अगर ये लेंस सूत्र होता तो लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन ये लेंस नहीं दर्पण है। दर्पण में माइनस नहीं होता है, दर्पण में प्लस। ठीक, इसका आंसर ये वाला। चौथा, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी? ये हवा में सिर्फ भुलवाने के लिए बोलता है कि लड़का कंफ्यूज है। हवा से कोई मतलब नहीं है, इसमें हवा हो या कुछ भी आपको इसमें वही होगा। फिर से देखिए, कौन सा लेंस हवा में हवा में अभिसारी? अभिसारी का मतलब आने वाला, तो इसमें हो जाएगा इसका आपका आंसर उत्तल। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। पांचवा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? अपवर्तनांक म्यू बराबर पूछ रहा है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर। म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे में साइन आर। सातवां को छठवां क्वेश्चन है, छठवां में है कि लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? इससे ऊपर आपको पूछ दिया है कि आवर्धन बराबर क्या होता है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा ही क्वेश्चन दिया है कि आवर्धन बराबर क्या होता है, तो वी बाई यू। वी यानी कि प्रतिबिंब दूरी, इसकी कुछ ना कुछ जरूर मीटर या सेंटीमीटर कुछ होगा, और इसमें भी नीचे भी मीटर या सेंटीमीटर होगा, तो ये आप इसका मात्रक कट जाता है। तो इसका आंसर होगा कि मात्रक विहीन, मतलब इसका कोई आंसर नहीं होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक कुछ मात्रक इसका नहीं होता है, मात्रक विहीन आंसर हो जाएगा। सातवां में है, सातवां में कह रहा है कि प्रकाश के आवर्धन अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो इसके भी दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक के दो नियम होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस वीवीआई है, इनको याद करके ही एग्जाम देने जाइएगा। आठवां क्वेश्चन में है कि दाढ़ी बनाने के दाढ़ी बनाते समय या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? मतलब दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत लोग इसको समतल मार देते हैं, लेकिन आंसर होता है इसका अवतल। अवतल, ये हर बारी सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, आगे चलिए। आठवां क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहने का मतलब कि जैसे माध्यम हो गया, जैसे दीवार हो गया, हवा हो गया, जिसमें से मतलब प्रकाश के अनुसार जिससे प्रकाश जा सके, तो इस प्रकार के तीन माध्यम होते हैं। कौन कौन? तो पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। ध्यान से इसको नोट भी कर सकते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। 10 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण सीधे होता है, समतल दर्पण इसे सीधे होता है और इसकी कोई भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इसकी कुछ नहीं होती है, सब अनंत होता है। तो इसमें चलिए 11 नंबर में, 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ये देखिए यहाँ पे काम हो गया है, ये कम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कम है। क्या है? कम है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मतलब लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? नहीं, नहीं। तो नहीं में जल से तो हम लेंस बना सकते हैं, लेंस के रूप में कार्य ले सकते हैं। कांच का तक लेंस तो कांच ही का होता है, इसका भी हो जाएगा आंसर। पीतल का लेंस नहीं बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीतल। इसका आंसर हो जाएगा पीतल। 13 नंबर में है एक गोलीय दर्पण, 13 नंबर में है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह है, मतलब बताना है कि कौन सा दर्पण है। तो उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल या नॉर्थ। तो इसमें आपको हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, प्लस लग गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा? उत्तल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
क्वेश्चन नीचे था आप लोगों की, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तैलीय कागज, तैलीय मतलब जिस कागज पर तेल लगा हो, तो तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज प्रभाषक होता है। प्रभाषक कहने का मतलब कि जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकले, मतलब जिस कागज में तेल लग जाता है उस पर अगर आप टॉर्च मारिएगा तो उससे हल्का हल्का लाइट निकलेगा। पारदर्शक का मतलब हो जाएगा कि जिससे पूरा लाइट निकल जाए, अपारदर्शक का मतलब होगा जिससे लाइट न निकले। तो ये हो जाएगा इसका तैलीय कागज का हो जाएगा प्रभाषक है। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया और इतना नॉट भी अपने आप कट गया। सीधा दो गो में है, एगो में है आवर्धित और एगो में है हासित, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं हासित होता है, सीधा एवं हासित होता है। सभी क्वेश्चन हम क्लास में भी बता चुके हैं पूरी तरह से। आगे चलिए। 17 नंबर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ अवतल है तो हम ऋणात्मक करेंगे, ठीक। 18 नंबर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है बनाता है देख लीजिएगा थोड़ा, हिंदी हिंदी टाइपिंग में गड़बड़ होता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। कभी कभी आभासी को काल्पनिक लिख देता है, तो ध्यान देना है कि आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है, यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वो तिरछा थोड़े देखे होंगे आप लोग, ये टेढ़ा गमन कर रहा है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करेंगी, ठीक। आगे इसमें एक मिनट, हाँ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, 20 फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। 20 में है कि निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डाइऑप्टर होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डाइऑप्टर होता है। यदि ये ऑप्शन में ना रहे तो ऑप्शन में रहेगा कि 1/मीटर, 1/मीटर, या ये भी ना रहे तो ऑप्शन में रहेगा मीटर के पावर -1, मीटर का पावर -1। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन है उसे टिक करेंगे, ज्यादातर डाइऑप्टर ही रहता है, या कभी कभी दे देता है कि 1/में मीटर, 1/में मीटर दे देगा, जब मीटर ऊपर जाता है तो इसका पावर -1 हो जाता है। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस किस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात कहने का मतलब कि खाली स्थान, खाली जगह पे प्रकाश सबसे अधिक गति से चलता है। लोहा तो ठोस हो गया तो इसमें ऐसे ही कम होगा, पानी में भी प्रकाश की चाल कम होती है और कांच में भी कम होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। 23 क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से। 23 में क्या है, 23 में है कि किसी, 23 कहाँ है, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण होता है, किसी कार के अग्रद्वीप, अग्रद्वीप मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण क्यों होता है, ये हमने आपको क्लास में बताया है। ये 2 नंबर के लिए भी सवाल पूछता है कि अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप सुन लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अवतल दर्पण में अग्रद्वीप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, जिस कारण इसका उपयोग किया जाता है। 24 क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डाइऑप्टर है, किसी लेंस की क्षमता -2 डाइऑप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जब क्षमता माइनस में है तो इसकी फोकस भी माइनस में ही होगी, तो ये प्लस वाला दोनों कट जाएगा अपने आप ही, दोनों तो आंसर होगा नहीं, ठीक। अब माइनस में 2 है और इसकी क्षमता 2 डाइऑप्टर है, तो अगर यहाँ पे देखिए एगो मीटर में है और एगो सेंटीमीटर में है और दोनों 0.5 है, तो इसको हम बनाते हैं, फॉर्मूला होता है क्षमता बराबर 1/में फोकस, 1/में फोकस। तो अगर हम 2 से 1 में भागा देंगे तो हो जाएगा 0.5, लेकिन ये मीटर में होता है, किसमें, 0.5 मीटर। ये न्यूमेरिकल बनाना हमने सिखाया हुआ है, और इसका फॉर्मूला आता है 1/में फोकस, यानी कि जो क्षमता दिया है उसको 1 के बट्टे में लाइए, तो 1/में अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से 1 में भागा देंगे तो 0.5, और ये मीटर में होता है, किसमें, अगर 100 में 2 से हम भागा देते तो हो जाता 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर है नहीं, है 0.5 मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, -0.5 मीटर। यहाँ पे अब हमको बनाना संभव नहीं है लैपटॉप पर, इसलिए हम केवल बोल दे रहे हैं इसको, तो कंप्रोमाइज कीजिएगा इसको। आगे 25 नंबर, और इतना जानिए जो लोग इतना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे उनको कोई भी गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साइंस के ऑब्जेक्टिव के लिए।
ठीक। 25वां है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस है, यहाँ पे फिर से पढ़िएगा, लेंस है, दर्पण नहीं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यही दर्पण में सेम उल्टा होता है। ठीक। 26 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डाइऑप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाइऑप्टर है, तो फोकस क्या होगा। इसका ऑप्शन अगले सीट पर है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाइऑप्टर है, तो इसका फोकस क्या होगा। फोकस तो इसका जब एक डाइऑप्टर है तो एक ले एक में भागा देंगे तो 1 मीटर होगा। क्या होगा, प्लस में होगा 1 मीटर, और नहीं तो 100 सेंटीमीटर। इसका आंसर या तो 1 मीटर होगा, नहीं तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, तो आप लिख लीजिए कहीं पे कि 100, यहाँ यहीं पे इसको माइनस, ये जो प्लस है इस प्लस रन दीजिए, सेंटीमीटर इसको कर दीजिए, क्या सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो इसका आंसर 1 मीटर होता, नहीं तो 100 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि वहां पे भी प्लस था। 28, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे कम है तो इसको आंसर हम कर देंगे। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। 29 नंबर है कि लेंस कौन सा कौन सा लेंस अपसारी भी कहलाता है। यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 31 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर होता है r/2, r/2 वक्रता त्रिज्या की आधी। एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या था। देखिए यहाँ पे आ गया, हमने पीछे ही बताया था कि या तो डाइऑप्टर होगा, नहीं तो 1 बट्टे में मीटर होगा, नहीं तो मीटर का पावर -1 होगा। तो यहाँ पे मीटर का पावर -1 है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन में है, 33 में है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। ये दर्पण समतल होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ठीक। 35 नंबर में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ काल्पनिक, समतल दर्पण द्वारा कैसा, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है आगे 36 नंबर में, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये यहाँ पे दर्पण था, ऊपर में दर्पण था, यहाँ पे लेंस आ गया। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको ध्यान से याद करके रखिएगा, ये पूछेगा कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा। और इससे ऊपर वाले में दर्पण था। ठीक। यहाँ पे किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस के दुगुनी दूरी पर, यानी कि 2f पर। 2f पर रखेंगे तो उसका सेम साइज का चित्र बन सकता है। बाकी कहीं भी रखेंगे तो उसका साइज अलग ही बनेगा, लेंस हो या दर्पण। यहाँ पे 38 नंबर में है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अभी हमने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा था कि ये, इसमें ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी 10 है। तो यहाँ पर अगर हम एफ के जगह पे 10 रखेंगे, एफ के जगह पे 10, तो 10 दो जाके गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना के 20, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना आ जाएगी 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें भी इसका आंसर 20 हो जाएगा। इसका आंसर 20 यहाँ पे है, इसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। आगे है क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। हम जो भी प्रतिबिंब कल्पना करते हैं वो सीधा कल्पना करते हैं, उल्टा थोड़े कल्पना करते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि सरल
सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कहाँ है? उत्तल लेंस। देखिए भुलवाने के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है पहले, उसके बाद लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस को टिक करना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए इसका इसका प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा, आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो ये तो कब होगा ना, इसको काट दीजिए, और ये वाला भी हो सकता है, मतलब कि प्लस वाला 3 ठो बच गया। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1/1 करिएगा तो एक ही डायऑप्टर होगा। क्या होगा? एक डायऑप्टर। इसका 2 हो नहीं सकता है, 1.5 हो नहीं सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक डायऑप्टर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? देखिए इसका 1 मीटर था, तो 1 से 1 में भागा देंगे तो एक ही होगा, लेकिन 1 से 2 में भागा, दो 1 से 1 में 2 का अगर भागा देंगे तो हमको मिलेगा 0.5। तो 0.5 मीटर कहीं नहीं है, सब सेंटीमीटर है। 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 50। कि कोई भी दिया रहे उसे 1 में भाग देंगे, 1 में अगर 1 से भाग देंगे तो एक डायऑप्टर। ये आंसर कर दिया हमने। ये डायऑप्टर क्षमता होता है तो क्षमता में डायऑप्टर लिख देंगे, क्योंकि मीटर से भागा दे रहे हैं। लेकिन ये डायऑप्टर से ही अगर भागा दे रहे हैं तो मीटर में आंसर मिलेगा। मीटर यहाँ पे कोई ऑप्शन में है नहीं, तो उसको हम सेंटीमीटर में अपना चेंज कर लेंगे, यानी 1 में 2 का भागा देंगे तो 0.5, और उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया होगा, और अच्छा अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर 43 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 43 नंबर की, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। देखिए जब फोकसांतर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 में हम जो भी नंबर हो उससे भागा देंगे, लेकिन फोकसांतर अगर मीटर में दे रहा है तो उसका 1 में भागा देंगे, लेकिन सेंटीमीटर है तो 100 में 50 का भागा देंगे तो मिलेगा हमको 2। तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। ठीक, लेंस कौन सा है? लेंस है उत्तल। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, मतलब इसका आंसर प्लस वाला होगा। इसका आंसर +2। 50 से 100 में भागा देंगे तो 2 मिल जाएगा, और लेंस है उत्तल तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस वाला। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है। अब यहाँ पे आगे है 45 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होता है। कहाँ से? प्रिज्म से। लेंस से होगा नहीं, दर्पण से होगा नहीं, कांच की सिल्ली से भी नहीं होगा। कहाँ से होगा? तो प्रिज्म से। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 47 में है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए इसको बता रहे हैं हम कि जब प्रकाश की किरण कह रहा है कि हवा से कांच में, हवा तो हो गया आपको थोड़ा सघन विरल माध्यम, और कांच हो जाएगा सघन, मतलब कांच घना होता है और हवा थोड़ा फैला फैला होता है। हवा में आराम से कोई भी चीज जा सकती है, लेकिन कांच में प्रवेश करिएगा तो आपको पार होने में दिक्कत होगा। तो जहां सघन आए तो उसमें सट जाता है, यानी अभिलंब की ओर सट जाएगा, तो यानी अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब के निकट चला जाएगा। ठीक, मतलब सघन विरल से अगर सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो अभिलंब के इसका आंसर निकट हो जाएगा। हवा हो गया आपको विरल माध्यम, और ये कांच हो गया सघन माध्यम। सघन का मतलब घना, समझिए घना। तो कांच में कोई लाइट बारिएगा तो थोड़ा मुड़ जाएगा नीचे की ओर, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब से निकट। 48 है, 48 में दिया है क्वेश्चन में कि लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p होता है, तो p बराबर होता है 1/f। p बराबर होता है 1/f। तो देखिए यहाँ पे अगर p का मान रखिएगा 1/f, तो f से f कट जाएगा, तो 1 बराबर हो गया। मतलब कौन सा इसमें आंसर सही लग रहा है? तो p इंटू f बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसको ध्यान से आप लोग करिएगा, इसको थोड़ा मैथ है, अब मैथ हम इसमें बना नहीं सकते हैं, ये एक तो दिक्कत है। देखिए p का मान रखिएगा 1/1, 1/f, तो f से f कट जाएगा, और 1 = 1 हो गया, मतलब कि ये वाला हमारा सही है, तो इसको हम आंसर करके निकल जाएंगे। 49 में है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। 50 नंबर है, 50 नंबर की टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव दर्शाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र
कॉर्निया होगा नहीं, परितारिका नहीं, कुछ भी नहीं। इसका आंसर नॉट हो जाएगा। और नॉट में भी क्या, तो रेटिना, नॉट में रेटिना आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। तो आराम से याद रखिएगा कि जहां प्रतिबिंब बनता है उस भाग को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक, इसमें आगे क्वेश्चन है, आगे यहाँ पे, हाँ 52 नंबर क्वेश्चन में है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो तालाब का जल कम गहरा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, थोड़ा तली उठी हुई लगती है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग की किरण हवा, किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। मतलब कौन सी किरण है जो तुरंत बिखर जाती है। तो बैगनी किरण तुरंत बिखर जाएगी, लाल तो दूर तक दिखाई देता है, हरा भी कुछ हद तक दिखाई देता है, नीला भी, लेकिन बैगनी सबसे कम दिखाई देता है। तो बैगनी को हम आंसर करेंगे। 54 में है कि तारे, तारे टिमटिमाने का कारण, 54 क्वेश्चन ऊपर कर दे रहे हैं। 54 में है कि तारे टिमटिमाने का कारण है, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। 55 नंबर में है कि 55 में है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाता है, बिखर जाता है। तो अधिक कौन बिखरता है, तो लाल नहीं, बैगनी, बैगनी है, बैगनी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। ये बिखर जाता है अधिक, लाल नहीं बिखरता है। तो कंफ्यूजन में लड़का इसी को गलत मारता है, कब वो बैगनी को लाल समझ के मार देता है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दूर तक जाने का कह रहा है कि बिखरने को कह रहा है, उसके अनुसार कीजिएगा। 56 में है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण लेंस से किया जाता है, मतलब किस लेंस से किया जाता है। तो निकट का हो जाएगा अवतल। देखिए याद रखिएगा, 3 का 4, 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 और 3 का 4। मतलब समझ लीजिए कि अगर दू यानी कि दूर दृष्टि दोष है, दू आ रहा, दू शब्द आया इसमें, तो दूर का 3 हो जाएगा, निकट, नी क अ ट, निकट इसमें 3 आ गया। जो दू दू अक्षर वाला रोग है उसका 3 अक्षर वाला इलाज, और जो 3 अक्षर वाला रोग है उसका 4 अक्षर वाला इलाज। मतलब कि नी क अ ट, निकट 3 है तो इसका इलाज क्या होगा, 4, अ व त ल अवतल। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन निकट और कौन अवतल, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, अवतल। निकट है तो निकट है तो अवतल। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब दोनों लेंस लगा के किस दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट में तो 3 हो गया, तो इसका अवतल लेंस द्वारा ही ठीक हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष है तो ये उत्तल लेंस द्वारा ठीक हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसके लिए द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए डायरेक्ट ऑपरेशन होता है। तो मोतियाबिंद याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट ऑपरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, इसका ऑप्शन उधर है, हम इसको पढ़ के आप लोगों को बता दे रहे हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। मतलब कि 5 सतह से घिरा रहता है। ये ऑप्शन में भी यहाँ पे आपको 5 दिख जाएगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये वाला सी ऑप्शन, यानी कि 5 आंसर। आगे ये 59 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर फोकस कम हो गया, फोकस कम हो गया मतलब कि कम हो गया, तो इसमें कौन सा, निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। हमने क्लास में फिगर भी बना के बताया था कि अगर कम हो गया तो निकट कटने लगता है फोकस, लेंस का जो पिछला भाग होता है आंख का, उससे पहले ही कटने लगता है, यानी निकट में कटने लगता है। तो इसका आंसर निकट दृष्टि दोष कर लेंगे। बाकी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, 60वां क्वेश्चन है 60 नंबर की आंख का व्यवहार, आंख का व्यवहार होता है, मतलब आंख में कौन सा लेंस होता है, डायरेक्ट कहने का मतलब यही है। तो आंख में उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की तरह इसका व्यवहार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। आगे है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है, मतलब एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रंग, मतलब कि जो कलर होता है व्हाइट, सूर्य का प्रकाश, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है, तो 7। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनता है। आगे है 63 नंबर क्वेश्चन, 63 में कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 64 नंबर में है कि निकट दृष्टि दोष वाले, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है।
निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल, निकट यानी कि 3 अक्षर का हो गया, 1 2 3, तो इसका निवारण 1 2 3 4 लेंस, मतलब 4 अक्षर वाले चीज से होगा। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है, ठीक ना। यहाँ पे 65 नंबर में है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव सबसे अधिक होता है। तो बैगनी, बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, मतलब नीचे की ओर बैगनी चली जाती है, अधिक विचलित होती है। अब आपको है 66 नंबर। 66 में है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म से ही बनता है, ये सब किससे बनता है, प्रिज्म से। कांच में होगा नहीं, दर्पण में होगा नहीं, लेंस में होगा नहीं, तो होगा किसमें, तब प्रिज्म में। प्रिज्म में ये स्पेक्ट्रम बनता है। आगे है 67 नंबर की प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है। तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सभी तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो वर्ण विक्षेपण। आगे है 68 नंबर। 68 नंबर में है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। मतलब इसी जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, उसको क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। आगे क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र से दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो निकट नहीं देख रहा है लेकिन दूर का दिख रहा है, तो दूर हो गया। दृष्टि दोष उसको है, तो दृष्टि दोष। निकट के लिए दृष्टि दोष, थोड़ा इसका नाम उल्टा होता है कि अगर निकट का ना दिखे तो दूर दृष्टि दोष कहेंगे, अगर दूर का ना दिखे तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। मतलब इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें प्रकाश बिखर जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे 71 नंबर में है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी मतलब जो आंख का फोकस होता है उसको कम बेसी मतलब किसके द्वारा, आंख के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो होता है पश्चाभी द्वारा। पश्चाभी द्वारा यानी पश्चाभी मांसपेशी होता है ये आंख में, पश्चाभी पेशियां या इसे पश्चमाभी भी कहते हैं। तो पश्चाभी पेशी द्वारा ये सब किया जाता है। आगे है कि विद्युत विभवांतर। 72 नंबर में है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन में भी यहाँ पे वोल्ट आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे वोल्ट है। वोल्ट और वाट में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट। ठीक। आगे 73 नंबर है कि आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक। आगे है 74 में कि ओम का नियम, ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर है, V बराबर आई आर। और इसको हमेशा याद रखिएगा कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। इसी को घुमा घुमा के कहीं कहीं दे देगा कि आई बराबर क्या, तो V बाई आर। ठीक। तो उसको भी ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा तो आप अपने से घुमा लीजिएगा। 75 में है, 75 क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। 76 में है कि विद्युत का अच्छा चालक, मतलब कि करंट का अच्छा चालक कौन है, तो लकड़ी से जाएगा नहीं, प्लास्टिक नहीं, कार्बन नहीं, चांदी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। आगे है 77 नंबर। 77 नंबर में आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम्ब। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आपको 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो माइनस 19 माइनस 19 माइनस 19, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये आपको आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट आपको टंगस्टन, किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आगे है 79 नंबर में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, उष्मीय कहाँ है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। मतलब कि अगर हीट होगा तो टूट जाएगा, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। आगे है 80 नंबर की वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर कीजिएगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसको। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। आगे क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रोड बना होता है। मतलब शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसके बने होते हैं, तो कार्बन के ही बने होते हैं। इसको याद रखना जरूरी है, इस सबको याद करते चलिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन का बना होता है, तो कार्बन का बना होता है ये वाला। 82 नंबर में है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। मतलब बॉल के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, बॉल के अंदर निष्क्रिय, और उसी को कहीं कहीं अक्रिय भी बोला जाता है कि नॉन रिएक्शन गैस, तो अक्रिय गैस।
इसमें अक्रिय निष्क्रिय दिया है, निष्क्रिय को टिक कीजिए। निष्क्रिय अक्रिय एक ही है, ठीक। और इसमें भी गैस का नाम पूछ दे तो आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक। 83 नंबर है कि विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है दो बिंदुओं के बीच, तो ये होता है वोल्ट मीटर, ये होता है वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। 84 क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, अगर प्रतिरोध का केवल पूछ दे, प्रतिरोध है इतना तक, प्रतिरोध तक पूछ दे तो उसका आंसर हो जाएगा ओम, उसका आंसर हो जाएगा ओम। ये हटा के, ये वाला हटा के उसका आंसर क्या हो जाएगा ओम। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रतिरोधकता तो ओम मीटर, ठीक। आगे की ओर चलते हैं 85 नंबर में। 85 में क्या दिया है कि 85 में है कि निम्न में से, 85 पढ़िएगा, 85 में है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक होता है सल्फर नहीं, प्लास्टिक नहीं, आयोडीन नहीं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, उसमें लोहा दे देगा तो आपको लोहा धातु है, लोहा आंसर नहीं होगा। अधातु सुचालक पूछ रहा है तो ग्रेफाइट हो जाएगा वहां पे। तो 86 निकली। 86 में कह रहा है कि आमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है, मतलब आमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, तो धारा को आमीटर द्वारा मापा जाता है, धारा को आमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे है के डब्ल्यू एच किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ठीक। 88 में है, 88 में क्वेश्चन है आपको कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, मतलब कि चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो इसमें आपको पहले में है कि चालक की लंबाई पर, तो ये भी आंसर सही है, ये आंसर सही है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। फिर आगे चालक पदार्थ की प्रकृति पर, तो ये भी सही है, तो आप टिक मत कीजिएगा, यहाँ पे हम लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर होगा। और अगला पेज पे ऑप्शन है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो वो भी सही है। और डी ऑप्शन में है कि इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा सभी। हम अभी आपको ऑप्शन दिखा, यहाँ पे सी में है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और डी में है इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी पे निर्भर करता है। तो आगे चलिए 89 में। 89 क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट। इसमें ऑप्शन क्या है, यूनिट। यूनिट को ही किलोवाट घंटा भी बोला जाता है, यूनिट को के डब्ल्यू एच, किलोवाट घंटा, यूनिट को ही बोला जाता है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा ऑप्शन में रहे तो वो आंसर करिएगा, यूनिट रहे तो यूनिट को करिएगा, ठीक। यहाँ पे वाट घंटा केवल है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे केवल वाट है तो ये भी गलत है। अगर किलोवाट रहता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट है, ये दोनों बराबर ही होते हैं, एक यूनिट एक किलोवाट घंटा का ही बोला जाता है। 90 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन सा विद्युत पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये वाला चीज नहीं करता है कि आई आर स्क्वायर नहीं करता है, बल्कि आई स्क्वायर आर करता है, वी स्क्वायर आई भी करता है, वी आई स्क्वायर भी करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं करता है। इसका पूरा डिटेल हमने क्लास में आपको कल ही समझाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको लिख नहीं सकते, न्यूमेरिकल थोड़ा बना के इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। बाकी याद रखिएगा आई आर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक। नहीं याद करना है, हाँ वाला तो अपने आप ऑप्शन में दिख जाएगा, नहीं वाला याद रखिएगा कि ये नहीं होता है आई आर स्क्वायर। अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि विद्युत कूलम्ब, एक कूलम्ब है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हो जाएगा 6.25। कहीं कहीं देखिएगा तो ये देता है 6.24, 6.24, ये देता है 6.24, इसका आंसर क्या देता है 6.24। तो 2 4 समथिंग होता है पॉइंट में, तो 2 4 कहीं है नहीं, तो हम 2 5 को ही टिक लगा के निकल देंगे। 6.25 गुणे 10 के पावर 18। आगे 92 नंबर कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, भारत में कहने का मतलब है कि घरों में कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज, घरों में 50 हर्ट्ज। आगे चलिए 93 नंबर में। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 93 नंबर में है कि विद्युत शक्ति क्या मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाट। मात्रक याद रखना है आपको, जितना भी मात्रक इसमें दे दिए हैं सबको याद रखिए, बाकी इसके सिवाय आपको कोई भी गाइड, कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना फिजिक्स के लिए काफी है, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा ये। 94 नंबर कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी के द्वारा हमेशा दिष्ट धारा मिलती है, दिष्ट धारा। बैटरी से कैसी धारा मिलती है, तो दिष्ट धारा। आगे है 95 में कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा देखिए कितना ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है, विद्युत धारा आप लोगों को तो पता ही होगा ही, एम्पियर। वैसे हार्ड नहीं था, मजाक कर रहे थे। आगे है 96 नंबर, आम मीटर को विद्युत विद्युत कैसे
जोड़ा जाता है, मतलब विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आम मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इससे पहले एक आया था वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और आम मीटर को श्रेणी क्रम में। ध्यान से याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे 97 नंबर की विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। 97 में विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। इसको आप लोग नहीं वाला याद रखिएगा केवल कि ई नहीं करता है, बाकी जो हो उसको मार दीजिएगा, क्योंकि ये वाला नहीं करता है। और ये ऑप्शन में दिख गया तो इसको टिक कर दीजिए, अगर ये नहीं दिखा तब दिक्कत होगा, और ऐसा दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक, आगे क्वेश्चन है 97 नंबर, इसको टिक कर दे रहे हैं अच्छे से, ये वाला हो जाएगा। 99 में है, 99 में है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एल प्रतिरोधों को, मतलब कि प्रतिरोध की संख्या नहीं पता है कितना है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। इसको आप लोग बनाइएगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा कि आर ओम प्रतिरोध है, मतलब सभी प्रतिरोध का मान आर है। आर है, आर वन का भी मान आर है, आर टू का भी मान आर है, आर थ्री का भी मान आर है। और एन प्रतिरोध है, मतलब कि प्रतिरोध की संख्या फिक्स नहीं है, बहुत से है। मान लीजिए कि 10 गो है, मान लीजिए कि एन है, तो एन हो गया, तो सबके बटा में हो जाएगा। समांतर क्रम में संयोजन का क्या सूत्र होता है, एक बटे में आर वन, एक बटे में आर टू, एक बटे में आर थ्री, सबको जोड़ते हैं तो एन तक है, तो एन तक छोड़िए ना, एक बटे में केवल रखिए, तो हम एन सबका बटा में क्या आ जाएगा, सबके बटा में आर आ जाएगा, और ऊपर में सबकी संख्या हो जाएगी, संख्या है एन, तो एन बटे में आर। इसका आंसर एन बटे में आर। एन बटे में आर किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है, एन बटे में आर, एन बटे में आर। इसको आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा, समझ गए होंगे। तो बाकी हम इसको बोर्ड पे करा ही दिए हैं, और यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं, तो यही मेरे लिए एक दिक्कत है, उसका भी समाधान जल्द ही होगा। 100 नंबर में है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, किसी में भी इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं धारा आई के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए ओम का नियम ही पूछ दिया कि भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, तो इसमें देखिए घुमा के दिया है। यहाँ से अगर करेंगे भी बराबर आई आर, तो आई धारा के गुणा हो जाएगा और आई आर बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी भी बराबर आई आर ही हो जाएगा। उसी को केवल इधर उधर चेंज कर दिया है, तो उतना तो आप लोग समझदार हैं कि इसको चेंज आप भी कर लीजिएगा। ठीक, 100 नंबर में है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश 6.25 गुणे 10 के पावर 18 कूलम आवेश से बनता है। लेकिन इसमें देखिएगा ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। लेकिन यही पूछ देता कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18। लेकिन अगर कह देता कि एक प्रोटॉन पर, ये एक कूलम में कह रहा है, लेकिन कह देता है एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो यही चीज देखना है। बाकी है 103 नंबर कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन लगभग 3000 से 4000 के बीच में पिघलता है, तो इसलिए इसका एवरेज मार्किंग 3500 कर देंगे कि 3500 डिग्री पर ये पिघल जाता है। आगे है 104 में कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। कौन अर्धचालक नहीं है, नहीं है अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, तो ये आंसर कट जाएगा। आगे जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है, तो ये भी काट देंगे। पारा, पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो धातु है तो चालक होगा, लेकिन कह रहा है अर्धचालक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा अर्धचालक नहीं है। आगे 105 नंबर में है यहाँ पे कि विद्युत परिपथ, यहाँ पे है कि विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, एक मिनट, विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा मापने में प्रयुक्त होता है। मतलब विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो ए मीटर, धारा को ए मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, 106 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए क्वेश्चन में 220 देता है, क्वेश्चन में बहुत बारी क्वेश्चन आया है, लेकिन वहां पे 220 दिया है, तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कि 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 100 बार में जाएगा। इसको 100 कर लीजिएगा, इस ऑप्शन को 100 कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 ओम, 100 ओम। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 100 ओम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 ओम, 100। एक यहाँ पे और इसको बना दीजिएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 ओम। आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं 107 नंबर में। 107 में है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है।
तो ए मीटर में तो होता है प्लस माइनस, धन और ऋण दोनों होता है। वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है। कुंडली कुंडली तो ये तो हीटर में होता है, हीटर में इसमें प्लस माइनस थोड़े होता है। ये सेल में भी प्लस माइनस लिखा रहता है लेकिन कुंडली में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली। 108 में है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, बल का मात्रक वोल्ट होता है। इसमें सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। आगे की ओर चलते हैं 109 में कि ओम के नियम से, फिर देखिए ओम के नियम वाला 3 बार आ गया, मतलब बहुत वीवीआई है कि ओम के नियम से क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है और धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती आई, आई मतलब इलेक्ट्रिक यानी करंट, धारा के समानुपाती होता है, तो V समानुपाती आई, इसको आंसर कीजिएगा। 100 नंबर है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, तो इसमें ताप का मान अचर होता है, इसमें ताप का मान अचर होता है। 111, 111 में है कि 1, 2 और 3 ओम प्रतिरोध वाले को श्रेणी क्रम, जब भी श्रेणी क्रम कह देते उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 3 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 ओम। अगर समानांतर क्रम में अगर इसको जोड़ता तो 1 बटे में 1, 1 बटे में 2 और 1 बटे में 3 को जोड़ के आंसर करते, लेकिन श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत, ऊष्मीय आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। ये ऊष्मीय सिद्धांत कहाँ है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय, हाँ एक ही नंबर में है 112 में कि विद्युत धारा किस सिद्धांत पर, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 113, 113 में है कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है 100 का नंबर 114 नंबर की, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम, नाइक्रोम की कुंडली बनी होती है। टंगस्टन बल्ब में होता है, फिलामेंट बना होता है बल्ब का टंगस्टन, और नाइक्रोम बना होता है, नाइक्रोम से विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। 115 में है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है नरम लोहा, नरम लोहा के छड़ का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा के छड़ का उपयोग। 116 में है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सबको आपको रट जाना है एकदम। 117 में है कि 1 जूल का मान होता है, 117 में है कि 1 जूल का मान होता है, ऊपर चला गया, हाँ यहाँ पे 117 में है कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। 118 में है, 118 में है कि डायनेमो, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो आपको परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यानी कि जनरेटर, डायनेमो कहने का मतलब जनरेटर है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और 119 नंबर क्वेश्चन है कि 119 देखिएगा, हाँ 119 है कि विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय खोज विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। 120 में है कि विद्युत मोटर, 120 यहाँ पे है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इसका आंसर ए में ही हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि इसमें लाइन जब जाता है तो मोटर का पंखी घूमने लगता है और पानी निकलता है, तो विद्युत को यांत्रिक में चेंज कर दीजिए। और यही सेम जनरेटर में होता है कि जब हम घुमाते हैं यानी कि यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं तो वो विद्युत बनाता है। तो इसको देखिएगा। आगे है 21 नंबर में, 21 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है, मतलब हमारे घरों में जो बिजली जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पे जाती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पे जाती है। 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा किस तार में, गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि लाल वायर गर्म तार को ही बोला जाता है, तो गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। 123 में है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था दिष्ट धारा, इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को कराए थे, तो वहां भी दिष्ट धारा और यहाँ भी दिष्ट धारा। 124 में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो मोटर से तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है, ये मीटर भी नहीं, जनित्र, जनित्र विद्युत विद्युत उत्पन्न करता है, जनित्र यानी जनरेटर, जनित्र कहिए डायनेमो कहिए एक ही बात है। आगे है 125 में कि लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है, तो लघु पतन के समय धारा का मान एकदम बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। 126 में है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, उदासीन तार का रंग कैसा होता है, उदासीन तार का रंग काला होता है, अर्थिंग हरा होता है, अर्थ मतलब जो भूमि तार होता है, भू तार हरा, और गर्म वायर लाल तार को, लाल तार को कहते हैं। आगे चलिए इसमें
127 नंबर क्वेश्चन है कि 127 में है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। छड़ चुंबक के अंदर कह रहा है, बाहर नहीं अंदर, बाहर नहीं अंदर। तो अंदर की ओर ये दक्षिण से उत्तर उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं और इसका मान सभी बिंदुओं पर समान होता है। लेकिन चलती किधर है, तो दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, लेकिन मान सभी बिंदुओं पर सेम रहता है। तो आगे क्वेश्चन मान से भी रिलेटेड आपको मिलेंगे। यहाँ पे है 128। 128 को पढ़िए। कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान। देखिए जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था कि सभी बिंदुओं पर समान होती है, और यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे सभी बिंदुओं पर समान होती है। आगे इसका 129 नंबर देखिए। 129 में कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत बार भी आ गया क्वेश्चन। उसके आगे है 130 में कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसी कारण होता है। जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत से दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे 131 में है कि 1 किलोवाट घंटा के 1 यूनिट या इसी को 1 किलोवाट घंटा कहिए या 1 यूनिट कहिए, दोनों एक ही चीज है, किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। और अभी 30-40 क्वेश्चन है। 132 नंबर क्वेश्चन में है कि किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। 133 में है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। मतलब विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, यहाँ पे देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर में है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये भी काम करती है चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय सिद्धांत कुछ भी कहिए, उसी पे कार्य करती है, उसी पे कार्य करती है। आगे क्वेश्चन है 135 में कि 135 में कि क्वेश्चन है कि विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। 136 नंबर में है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो इस्पात के बनाए जाते हैं। इसके आगे है 137 नंबर में कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। 38 नंबर 100 मात्रक वाला आप याद रखिएगा, मात्रक वाला बार बार रिपीट होगा, ऐसा पूछेगा ही पूछेगा। 138 में है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। मतलब घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कितनी होती है, तो 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज, यानी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। आगे है 139 नंबर में कि विद्युन्मय तार यानी कि लीभ वायर, जिंदा तार भी जिसे कहते हैं, लीभ वायर सामान्यतः होता है, मतलब किस रंग का ही ज्यादातर होता है, तो लाल रंग के बनाए जाते हैं। लीभ वायर को लाल रंग के बनाए जाते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन 140 में है, निम्न में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी तो जैव मात्र है, कोयला भी और गोबर गैस भी। नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 141 नंबर क्वेश्चन है। 41 में है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है, तो यूरेनियम। यूरेनियम का होना आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। हीलियम और क्रोमियम ये सब नेचुरल चीज हो गया, मतलब नॉर्मल चीज। और हमारा यूरेनियम जो हो गया परमाणु में इसका यूज किया जाता है, यानी कि नाभिक बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको याद रखिएगा कि जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पीडीएफ में सबको टिक करते हुए चलना है, सबको टिक करते हुए चलना है। 143 पे चलते हैं। 143 में है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में सूखा सेल, खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग होता है। 144 में है कि सौर सेल और सौर सेल सौर ऊर्जा को, जिससे यहाँ से ध्यान से पड़ेगा कि सौर सेल, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, कॉमा। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक। 145 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक
का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, मतलब सौर ऊर्जा किस दिन काम नहीं करती है? तो धूप वाले दिन तो करती है, बादल वाले दिन नहीं करती है, क्योंकि इसमें धूप नहीं लगेगा तो सौर ऊर्जा कैसे बनेगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बादलों वाले दिन। आगे है 146 नंबर में, 146 में है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। पारंपरिक है जो कि पहले से बना हुआ है, जिसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। बायोगैस हम लोग बना सकते हैं, सौर ऊर्जा भी हम लोग बना सकते हैं, पवन ऊर्जा भी बना सकते हैं, लेकिन कोयला नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर पारंपरिक स्रोत में क्या हो जाएगा? कोयला। पारंपरिक स्रोत में हो जाएगा आपको कोयला। 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसमें बायोमास, बायोमास उत्तम ऊर्जा स्रोत है। कोयला से प्रदूषण होता है, लकड़ी से भी, पेट्रोलियम से भी। बायोमास से लगभग ना के बराबर होता है, तो इसका उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा? तो बायोमास। आगे है 148 नंबर में, 148 में एक निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। ये स्वच्छ है, बाकी इस सबसे प्रदूषण होता है, ठीक। तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। 149 में है कि निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल। या इसके जगह पर अगर मीथेन भी रहेगा तो मीथेन आंसर हो जाएगा, मीथेन नहीं है तो इथेनॉल आंसर हमारा, इथेनॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। 150 में है कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत 150 कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें आप देखिएगा कोयला तो अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, तो जैव मात्र ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे है 151 में कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। नरौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। 152 में है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब सबसे ज्यादा किसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अवतल। अवतल दर्पण में, सौर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 153 नंबर क्वेश्चन है, 153 है कि ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 154 की ओर चलेंगे। 154 में है, 154 में है कि किसका अर्थ, किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो इसमें हाइड्रो, यानी हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? तो जल होता है। हाइड्रो यानी H2O, H2O होता है ना, तो हाइड्रो, ड्रो इसमें क्या होता है? तो हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ जल। 155 नंबर है कि सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। निम्न में से, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? मतलब निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन, सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन होता है। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। यहाँ पे देख लीजिएगा, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का सोलर सेल बना होता है, जस्ता का नहीं, सोना का भी नहीं, प्लेटिनियम का भी नहीं, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, इसी से बना होता है। 157 की ओर चलते हैं। 157 में है कि पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम, ये काम नहीं, कम से कम है, इसको देखिए कम से कम है दोनों में, कम से कम कितना होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है 118 में, 158 में कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ठीक है। आगे है हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन उधर है, हम दिखा रहे हैं, दीर्घ वृत्तीय, वृत्तीय, परवलीय और सर्पिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्पिल। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो सर्पिल होती है। बहुत जगह देखिएगा तो दीर्घ वृत्तीय देता है, तो ये वाला गलत है, इसको मत मारिएगा, सर्पिल होता है। 160 में है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। 161 में है, 61 में है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए 3 नहीं, इसको 2 कीजिएगा, इसको 2 यानी CO2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ये गर्म गैस होती है, वातावरण को गर्म कर देता है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, तो इसके उत्तरदायी कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है 162 में कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है?
मतलब कि इसका वास्तविक स्रोत क्या है? तो वास्तविक स्रोत सूर्य को माना जाता है जीवाश्म ईंधन की। सूर्य लगभग ना ही खत्म होगा, बहुत बिलियन साल बाद खत्म होगा। ऐसे इसका जीवन काल पता कर लिया गया है। तो बाकी ये साइंस के क्वेश्चन थे। जो स्टूडेंट को इतने फिजिक्स के क्वेश्चन याद हो जाएंगे, उससे फिजिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर एग्जाम में आएगा ही नहीं। इसके पढ़ने के बाद आपको कोई भी गाइड, कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलेंगे, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो सबको करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में।